आज के हम इस तृतीय पाठ में तिङन्त भ्वादि प्रकरण के भू धातु के लट लकार के नवोरूपों को पढ़ेंगे। इस भू धातु के प्रक्रिया में प्रायः जितने भी सूत्र प्रयुक्त हुए हैं वो हम दूसरे पाठ में पढ़ चुके हैं, और जो कुछ विशेष सूत्र विशिष्ट हैं इसमें जो प्रयुक्त हैं उसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम हम भू धातु को लेंगे, और यह चिंतनीय है कि हमने सबसे पहले भू धातु ही क्यों लिया। तो धातु पाठ में सबसे पहले भू सत्तायाम धातु पढ़ी गई है, इसीलिए जितनी भी धातुएं पढ़ी गई हैं धातु पाठ में उनकी धातु संज्ञा की गई है भूवादयो धातवः इस सूत्र से। तो भू इत्येवम् आदयः वा इत्येवं प्रकारकाः क्रियावचनाः शब्दाः धातु संज्ञकाः भवन्ति। तो भू इस प्रकार भू इत्येवम् आदि, भू जिसके आदि में है तो धातु पाठ के आदि में है। वा इत्येवं प्रकारकाः, यह वा अलग से इसलिए पढ़ा गया क्योंकि वा से आप विकल्प अर्थ न ले लें, अपितु वा से विकल्प अर्थ न ले लें, अव्यय अर्थ न ले लें, इसलिए यहाँ पे वा ऐसा विशेष रूप से निर्दिष्ट करना पड़ा। अपितु वा से आपको वा गतिगंधनयो इस प्रकार के धातुओं को ही लेना है। तदर्थ इस सूत्रार्थ में इस सूत्र में वा का निर्दिष्ट करना पड़ा, जिसमें भूवादयो धातुव से भू की धातु संज्ञा की है। तो तदनंतर भू धातु से वर्तमाने लट, इस सूत्र से वर्तमान काल में लट प्रत्यय लेके आए तो भू लट ये स्थिति रही। ट की हलंत्यम से इत संज्ञा होगी। हलंत्यम का अर्थ उपदेशे अंत्यम हल इत संज्ञा स्यात्, उपदेशे अंत्यम हल इत संज्ञा स्यात्। तो उपदेश तो ये सबको पता है, आद्योच्चारणम, जो आद्योच्चारण है। तो आद्योच्चारण क्या है, तो पाणिनि कात्यायन पतंजलि द्वारा जो उपदिष्ट है आद्योच्चारण है उसी को उपदेश कहा गया है। तो यह जो है लट प्रत्यय का विधान जो वर्तमान लट से हुआ है वो क्या है, पाणिनि उपदिष्ट है, अतः पाणिनि के द्वारा उपदिष्ट है, अतः हलंत्यम से उस अंतिम हल की ट की इत संज्ञा हुई और उस इत संज्ञा का तस्य लोपा से लोप हो गया। तो भू ल ये स्थिति रही। उसके पश्चात उपदेशे जनुनासिक इत, इससे उपदेश में अनुनासिक अच की इत संज्ञा होती है। उपदेशे अनुनासिक अच इत संज्ञको भवति, उपदेशे में अनुनासिक अच की इत संज्ञा हुई। तो ये उपदेश अवस्था में है, अनुनासिक अच है ल अ, तो उसकी इत संज्ञा हुई। तो इत संज्ञा होने के पश्चात भू ल ऐसा हलंत रहा। उसके बाद इत संज्ञा का क्या हुआ, तस्य लोपा से लोप हो गया। तो स्थिति केवल भू ल हलंत रहा। तदनंतर तिप तस्सी सिप थस्थमि बसमस्ताताम झ था सा थाम ध्वमिट बहिमहिन, इस सूत्र से धातु से ल के स्थान में तिप तस्सी 18 प्रत्ययों का 18 प्रत्यय आए। भू तिप तस्सी 18 प्रत्ययों का विधान हुआ धातु से, भू धातु से तिप तस्सी 18 प्रत्ययों का विधान हुआ। उसके पश्चात लह परस्मै पदम से लादेशाः परस्मै पद संज्ञका भवन्ति। तो ल के स्थान में जो 18 प्रत्यय हैं वो परस्मै पद संज्ञक होंगे। उसके बाद तंगानाम आत्मने पदम पढ़ा था, तंग और आन की आत्मने पद संज्ञा होती है। तो तंग जो है, तंग को जो 9 प्रत्यय किया था तो आताम झ इत्यादि, तो वो 9 प्रत्यय क्या है, आत्मने पदी माने जाते हैं। और उससे अवशिष्ट जो है, जो कि शेषात्कर्तरि परस्मै पदम, यह सूत्र निर्णय करता है। अर्थात जो आत्मने पद से जो शिष्ट है 9 प्रत्यय तिप तसी सिप थस्थाम में बसमस, ये क्या है, परस्मै पद संज्ञक है। तो ये परस्मै शेषात्कर्तरि परस्मै पदम से उनकी परस्मै पद संज्ञा हुई। अतः हम परस्मै पद रूप संपन्न कर रहे हैं। अतः भू धातु से तिप तसी सिप थस्थाम में बसमस ये 9 प्रत्यय लेके आएंगे। उसके बाद एक वचन की विवक्षा में
हम तिप प्रत्यय का विधान करेंगे, क्योंकि प्रक्रिया में इससे पूर्व द्वितीय पाठ में हम प्रक्रिया को जान चुके हैं, किंतु हमें एक वचन की विवक्षा है भवती यह रूप निष्पन्न कर रहे हैं, इसीलिए द्विवचन वचन से एक वचन की विवक्षा में हम एक वचन तिप प्रत्यय का विधान करेंगे। तो भू तिप ये स्थिति रही। प की हलंत्यम से इत संज्ञा करेंगे, ती शेष रहेगा। उसके पश्चात तिंशित सार्वधातुकम से इसकी तिंग और शित की सार्वधातुक संज्ञा होती है, तो धातु से भी तिंग और शित की सार्वधातुक संज्ञा होती है। तो ये तिंग है, भू धातु से तिंग प्रत्यय का विधान किया है, इसलिए इस तिंग की क्या हो जाएगी, सार्वधातुक संज्ञा हो जाएगी। सार्वधातुक संज्ञा का फल ये हुआ कर्तरी शब्द। कहते हैं कर्तर्थे कर्तरी सार्वधातुके च परतः धातुः शप प्रत्यय भवति। कर्ता अर्थ में सार्वधातुक प्रत्यय परे हो तो धातु से शप प्रत्यय होता है। तो यहाँ पे जो तिप प्रत्यय लेके आए हैं हम, कर्ता अर्थ में लेके आए हैं, और सार्वधातुक तो है ही, तिंशित सार्वधातुकम से सार्वधातुक संज्ञा होती है, ये पता है। तो ये कर्ता अर्थ में तिप प्रत्यय लेके आए हैं और धातु से शप प्रत्यय आ जाएगा। तो भू शप तिप ये स्थिति रही। पुनः प की हलंत्यम से इत संज्ञा हो जाएगी, तथा श का जो अ है उसकी लशक पतद्धिते से इत संज्ञा कर देंगे। उसका अर्थ है उपदेशे प्रत्ययस्य आदीनाम लकार शकार वर्गाणाम इत संज्ञा भवति अतद्धिते परतः। तो अतद्धित विषय है यहाँ पे, और ये उपदेश में है, क्योंकि शब्द प्रत्यय उपदेश में ही पठित है, तो वहाँ पे प्रत्यय के आदि जो शकार है, शब्द का जो श है आदि में पठित है, वो उसकी इत संज्ञा हो जाएगी, तो शेष रहेगा अ। तो भू अति ये स्थिति रही। उसके पश्चात सार्वधातुक अर्धधातुकयोः से क्या हो जाएगा, गुण की प्राप्ति है। कहता है कि सार्वधातु के अर्धधातुके च परतः इगन्तस्य अंगस्य गुणः भवति। सार्वधातुक अर्धधातुक प्रत्यय के परे रहते इगंत अंग को गुण होता है। तो ये सार्वधातुक प्रत्यय है, क्योंकि तिंशित सार्वधातुकम से अब दोनों की ही सार्वधातुक संज्ञा होती है। तिंग की तो वैसे भी सार्वधातुक संज्ञा है ही, और शब्द जो शीत है वो भी सार्वधातुक है। तो सार्वधातुक प्रत्यय परे है ही, इगंत अंग है। भू का जो ऊ है वो इक प्रत्याहार के अंतर्गत है, तो इक प्रत्याहार में ऊ आता है, तो इगंत अंग हुआ, उसको क्या हो जाएगा, ऊ को गुण ऊ हो जाएगा। तो भो अति, उसके पश्चात एचो यवायावः, यह सूत्र कहता है अचि परतः एच स्थाने अय अब आय आव इत्येते क्रमशः आदेशाः भवन्ति, यथासंख्यम आदेशाः भवन्ति। तो एच प्रत्याहार के अंतर्गत ए ओ आई औ ये चार आते हैं, और उनको क्रमशः अय अब आय आव आदेश होता है। तो यहाँ पे ओ है, उसके स्थान में क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा। तो भ हलंत हुआ, अब शब का अ ति, पुनः मिलके बना भव ति, इस तरह का रूप निष्पन्न हुआ। अब अग्रिम है भवतः, सिद्ध करेंगे हम द्वितीय वचनांत रूप। तो भूलट पूर्ववत ही लिखे आएंगे। पुनः यहाँ पे द्विवचन की विवक्षा है, द्विवचन के वचन से द्विवचन की विवक्षा में द्विवचन लेके आएंगे। तो भूतस, और शब्दकरण भी पूर्ववत ही आएगा, तो भू शब्द तस रहा, और सार्वधातुक संज्ञा हो ही जाएगी। तिंग और शित होने से दोनों की सार्वधातुक, शप और तस दोनों की सार्वधातुक संज्ञा हुई, और हलंत्यम से इत संज्ञा हो जाएगा। लशक पतद्धिते से शकार की इत संज्ञा होने के पश्चात शेष रहेगा भू और तस। अब यहाँ पर संदेह होता है कि तस में जो सकार है उसकी इत संज्ञा क्यों नहीं करते हलंत्यम से। तो
हलंत्यम से इसकी इत संज्ञा इसलिए नहीं होती है क्योंकि उसका अपवाद भूत सूत्र है। न विभक्तौ तुस्माः। उपदेशे वर्तमानानां विभक्तौ वर्तमानानां तवर्ग सकारमकाराणाम इत संज्ञा न भवति। तो उपदेश में विभक्ति में वर्तमान है, तकार सकार मकार, उसकी इत संज्ञा नहीं होती है। तो यहाँ विभक्ति में वर्तमान सकार है, तस क्या है, एक प्रकार की विभक्ति है, क्योंकि विभक्तिश्च इस सूत्र से क्या होता है, सुपः त्रीणि त्रीणि तिङः त्रीणि त्रीणि विभक्ति संज्ञका भवन्ति। सुप के 3 और जो तिंग के जो 3 हैं, तिप तस जी और सुप में सु औजस इत्यादि, उनकी क्या है, क्रमशः क्या होती है, विभक्ति संज्ञा होती है। अतः ये विभक्ति संज्ञक हुआ और विभक्ति में वर्तमान सकार है, उसकी इत संज्ञा नहीं हुई, तो भू अ तस ही रहा। उसके पश्चात ससजुषोरु सूत्र लगा, कहते हैं सकारान्तस्य अंगस्य सजुषः शकारस्य च रुः आदेशो भवति। ये सकारांत है, इसके सकार को रु आदेश हो जाएगा, तो भू अ त रू ऐसा रहा। पुनः रू ये क्या है, अनुनासिक अच है, इसके उपदेशज अनुनासिक इत से इत संज्ञा करेंगे, तो भू अ त र हलंत रहा, भू अ त र। इसके पश्चात विरामोवसानम, इससे क्या करेंगे, विराम अवसान संज्ञकम होती, विराम की क्या होती, अपसान संज्ञा होती है। तो यहाँ तक क्या हो जाए, भू अ त र, इस यहाँ तक विराम हो जाता है इस प्रक्रिया का, तो इसलिए अवसान संज्ञा हुई इसकी। अब अवसान संज्ञा का फल ये हुआ, खरवसाने और विसर्जनीय। इससे क्या होता है, खरी परतः अवसाने च रेफान्तस्य अंगस्य किं भवति, विसर्जनीय आदेशः भवति। तो यहाँ पे अवसान है, इसलिए क्या है, रेफांत अंग जो है, रेफ उसको विसर्जनीय हो गया, तो भू अ तः इस प्रकार का सिद्ध हुआ। उसके पश्चात तिंशित सार्वधातुकम से इसकी भी सार्वधातुक संज्ञा हुई। सार्वधातुक संज्ञा होने का फल ये हुआ, सार्वधातुक अर्धधातुक से इगंत अंग को गुण हुआ, भू अतः, उसके पश्च एचो यवा यावा से अब करके भवतः, इस प्रकार सिद्ध हुआ। अब हम भवंती सिद्ध करेंगे। भूलट पूर्ववत ही स्थिति रहेगी। अब बहुवचनम से बहुत्व की विवक्षा में हम बहुवचन का प्रत्यय लेके आएंगे, भू झी रहा। उस प्रकार पूर्ववत ही शब्दीकरण आएगा, इत संज्ञा हुई, भू शब झी, ये स्थिति रही। उसके पश्चात तिंशित सार्वधातुकम से इसकी सार्वधातुक संज्ञा हुई, सार्वधातुक अर्धधातुक से गुण हो गया, भो अ झी रहा। अब यहाँ पर एक विशेष सूत्र लगाएंगे, झोंतः। झोंतः क्या कहते हैं, प्रत्यावयवस्य झस्य अंतः आदेशो भवति। तो प्रत्यय का जो अवयव झ है उसको क्या होता है, अंत आदेश होता है। तो यहाँ पे झ जो है उस हलंत का ही हलंत जो झ है उसी को ही अंत आदेश होगा, संपूर्ण के स्थान पर नहीं होगा, क्योंकि सूत्र में ही झ अंतः का है, झोंत। यदि ऐसा होता तो झोंता इस सूत्र में क्या हुआ कि झ ही निर्देश किया है, इसलिए हम यहाँ पे क्या है कि प्रत्येक के जो अवयव झ है उसी के स्थान पर अंत आदेश करेंगे, संपूर्ण के स्थान पे नहीं। तो सूत्र में झ से ऐसा निर्दिष्ट करते, किंतु ऐसा नहीं है, अतः झ के स्थान में हुआ। तो स्थिति रही भव अ अंत ई। यहाँ पे जो शब्द का अ है वो पूर्व में मिल गया, तो भव पूरा हो गया अंति, ये स्थिति रही। इसके पश्चात अतु गुणे सूत्र लगा। अतु गुणे से क्या हुआ कि अपदांत आकार से उत्तर गुण परे रहते पूर्व और पर के स्थान में पर रूप एक आदेश होता है। तो अपदांत आकार है, जो शब्द का अ उसमें मिला है वो अपदांत आकार है,
उससे उत्तर गुण परे रहते हैं। अंति का जो अ है वो गुण परे है, इसलिए पूर्व और पर के स्थान में क्या हो जाएगा, पर रूप एक आदेश हो जाएगा। तो भव अंति रहा और पूर्व पर के स्थान में क्या, तो भवंती, इस प्रकार रूप सिद्ध हुआ। अब अगला जानेंगे भवसी। भू लट पूर्ववत स्थिति रहे। यहाँ पे मध्यम पुरुष का एक वचन लेके आएंगे, क्योंकि एक वचन की विवक्षा में द्विवचन एक वचन से एकत्व की विवक्षा में सिप प्रत्यय लेके आए। भू सिप, बाकी हलंत्यम से संज्ञा, पुनः इसकी भी सार्वधातुक संज्ञा हो जाएगी। कर्तरी शब्द से शप विकरण लेके आएंगे। भू असी, ये स्थिति रही, इत संज्ञा वगैरह होके गुण भी हो गया। भू असी, एचो यवा से क्या हो जाएगा, भवसी। अब आदेश के भवसी, ये रूप निष्पन्न हुआ। इस प्रकार भवथः, भवथः सिद्ध करेंगे। भवथः और भवथ, तो इसमें कुछ विशेष नहीं है, पूर्ववत रहा। थस प्रत्यय लेके आएंगे। भू थस, फिर शब्द विकरण लेके आएंगे, तो भू शब्द थस, इत संज्ञा होने के बाद भू अथस रहा। पूर्ववत ही ससजुषोरु इत्यादि से रु आदेश हो जाएगा। तिंशी सार्वधातुकम से सार्वधातुक संज्ञा, फिर सार्वधातुक अर्धधातुक से गुण हो जाएगा। ये जो ये से अब आदेशों के भवथः बनेगा, और भवथः में केवल भूधातु से था प्रत्यय करेंगे। थ द्विवचन की विवक्षा में था प्रत्यय लेके आएंगे, और फिर पूर्ववत ही सब प्रक्रिया जानेंगे। भवथः ऐसा बनेगा। तो भवथः और भवथ, फिर दो रूप निष्पन्न हुए। अब भवामी, उत्तम पुरुष के एक वचन का रूप भवामी है। तो भू लट पूर्ववत ही आया। भू और ल के स्थान पे मिप प्रत्यय का विधान करेंगे, एकत्व की विवक्षा में मिप। तो भू मिप, प की हलंत्यम से इत संज्ञा हो गई। पुनः तिंशी सार्वधातुकम से सार्वधातुक संज्ञा हुई। तिंग की तिंग प्रत्याहारांतर्गत ये क्या है, मिप है, तो उसकी सार्वधातुक संज्ञा हुई। और कर्तरी शब्द से शब्द विकरण लेके आए। तो भू अ मी रहा, इत संज्ञा होने के पश्चात फिर तिंशित सार्वधातुकम से इसकी क्या हो जाएगी, सार्वधातुक संज्ञा हुई। तिंग की भी और शित की भी, अर्थात शप और मिप दोनों की सार्वधातुक संज्ञा हुई। उसके बाद सार्वधातुक अर्धधातुक यो से सार्वधातुक प्रत्यय परे रहते। इगंत अंग जो है भू, उसको गुण होके भू अमी बना। फिर ये जो याव से अब आदेश हुआ, तो भव मी, भव मी रहा, ये स्थिति रहा। पुनः अतो दीर्घो यई, यह सूत्र है। अतो दीर्घो यई कहता है, अतः अंगस्य दीर्घ स्यात् ययादौ सार्वधातुके परतः। तो अदंत अंग को क्या होता है, दीर्घ होता है, ययादि सार्वधातुक परे रहते हैं। तो ये क्या है, मी जो है वो सार्वधातुक तो है ही, और ययादि भी है, क्योंकि यह प्रत्याहार के अंतर्गत म आता है। तो ययादि प्रत्यय परे भी है और सार्वधातुक भी है। तो अदंत अंग जो है भव, उसको दीर्घ होके भवामी, इस तरह का रूप बन गया। तो भवामी रूप निष्पन्न हुआ। इस प्रकार अग्रिम है भवावह। भू धातु से लट लेके आएंगे और द्विवचन की विवक्षा में बस प्रत्यय आया, भू बस। पुनः शब्द विकरण भी लेके आएंगे, भू शप बस। इत संज्ञा होने के बाद भू बस रहा। पूर्ववत ही प्रक्रिया को जानेंगे। तिंशित सार्वधातुकम, सार्वधातुक अर्धधातुक से गुण वगैरह होके भव बस रहा, भव बह। इस स्थिति में भी ये अतो दीर्घ हो, यहीं से क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, और उत्व विसर्ग होकर भवावह इत्यादि सिद्ध हो जाएगा। भवावह सिद्ध हो गया।
अब भवामह में भी कुछ विशेष नहीं है, अभी तो भवावह की तरह ही है। पूर्ववत स्थिति को समझेंगे। तो ये पीपीटी के माध्यम से आज का पाठ संपन्न हुआ। धन्यवाद। आज का पाठ यहीं पे हम समाप्त करते हैं।